राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। हर्ष कुमार जी का स्वागत कर रहा हूं आज, और आप सभी इसको याद दिला रहा हूं कि हमारे एनुअल समिट के लिए इस समय रजिस्ट्रेशन चालू है। जनरल कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, तो अब बाकी जो भी है वो आप तुरंत करा लें, बाद में फिर और दिक्कत आएगी। ये इसमें जनरल SC, ST, OBC ये भी है क्या आपके यहाँ पे? आप इसमें भी रिजर्वेशन चाहते हैं? नहीं भाई, आपने कहा था जनरल कैटेगरी का वो हो चुका है, तो बताइए एकमात्र आपका इवेंट है जिसमें जनरल कैटेगरी वाला पहले मर गया। हमारे उल्टा है। हाँ, यानी पहले जनरल फिर स्पेशल। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। जनरल कैटेगरी का हो गया, स्पेशल कैटेगरी के बाकी हैं, तो जो लोग स्पेशल है वो स्पेशल कैटेगरी में कराएं। अब आप ये देखिए कि आपने ये बात करी दी, तो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जाति ढूंढी जा रही है। बाकायदा ये निकाला जा रहा है कि साहब के किस अपराधी किसकी जात के कितने हुए, और फिर ट्वीट डिलीट किए जा रहे हैं, ट्वीट डिलीट भी किए जा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी वालों ने ट्वीट कर दिया कि फलाना सिंह और फलाना सिंह को पकड़ा गया है, वो है ना, वो इनको नहीं पकड़ा जा रहा है, नहीं इनको नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए इन्हें बताया जा रहा है क्योंकि ये सिंह है। वो बाद में सिंह यादव निकले, मुलायम सिंह यादव वाले, तो वो ट्वीट डिलीट हो गया। मतलब उतावलापन देखिए कि किसी भी मुद्दे को लेके आप एक पार्टी के बड़े नेता हैं, और आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, आज नंबर 1 पार्टी इस समय लोकसभा में विपक्ष के लिहाज से अगर मैं बात करूं कांग्रेस के अलावा, तो समाजवादी पार्टी है। अब आपको योगी जी से इतनी ज्यादा वो है कि देखिए, मैंने तो एक वीडियो भी बनाया कि अखिलेश यादव योगी जी के प्रति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए। ना तो उनकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, ना वो उनके जैसे बढ़िया वक्ता है कि साहब कि आप तय कर लीजिए कि माफिया कौन है और बढ़िया कौन है। वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनकी वो जो चोंच वाली नाक है ना, वो जो तोते जैसी है, वो कंपैरिजन इसलिए करवा रहे हैं। और योगी जी का फोटो भी वो ढूंढ के वैसा लाए हैं जिसमें जो AI के थ्रू बनाया गया, जिसमें योगी जी का थोड़ा सा रौद्र रूप बन रहा है। और वो जो उनका योगी जी का वो तस्वीर उन्होंने शेयर की है, वो उस समय लोगों ने बहुत यूज की थी सोशल मीडिया पे, जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ था, अतीक अहमद मारा गया था, तो उस समय जो है योगी जी का जलवा था, पूरा हल्ला मचा हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो वो जानबूझ के वो ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं। और दूसरा, अखिलेश यादव कभी भी जब विधानसभा में बोलते हैं, तो जिस दिन योगी जी आ जाते हैं उस दिन बहुत नर्वस रहता है, वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता है कि योगी जी जो है सीधा कहेंगे कि तू अपने बाप का नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा। वो उसकी गुप्ती रग है। औरंगजेब बोलते हैं उसको। हाँ, औरंगजेब बोलते हैं वो तो। और अभी तो ये भी कहा एक कार्यक्रम में योगी जी ने, मिल्कीपुर में ही गए थे, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे गाजीपुर के, रामपुर के और वहां के क्या था वो तीसरी जगह प्रयागराज के जो चचा जान है ना, उन चचा जानों की तुम ज्यादा फिक्र करते हो। वही सब मुख्तार और वो अतीक अहमद, उनकी तरफ इशारा था उनका। तो कहानी साहब ये है, वो समाजवादी पार्टी वाले ज्यादा ही उत्साह में आ गए 37 सीटों में। अभी ये 10 सीटों का उपचुनाव होने दो, आप इन सबको पता लग जाएगा। जब मजे की बात यह है कि वो जो अवधेश कुमार अयोध्या के राजा हैं, उनका बेटा ही पकड़ा गया। हाँ, मैंने तो उसमें बेटे बनाया पे FIR हो गई। हाँ, बेटे पे FIR हो गई। और किडनैपिंग का मामला है, और उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने जब वो किडनैपिंग की उसकी, तो उसकी पिटाई करते हुए ले गए गाड़ी में, और उसका खुद ही उन्होंने वीडियो भी बनाया। पुलिस वालों को बस उस वीडियो की तलाश है, वो उसे पकड़ ले जिसके पास वो वीडियो है, सारे एविडेंस है। मुझे तो लगता नहीं वो चुनाव भी लड़ पाएगा।
उसे अंदर बंद कर देंगे योगी जी पकड़ के। वो कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं उसे, ये बिल्कीपुर से। हाँ हाँ, अभी तक किया नहीं है, अभी चुनाव ना डिक्लेयर नहीं किया हुए नहीं है। इसलिए किया नहीं है उसको। हाँ, किया नहीं है। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, अब जाली नोट वाले में पूरा में कुशीनगर में जो है वो जाली नोट के चक्कर में उनके राष्ट्रीय सचिव पकड़े गए। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से ही। उज्जैन उसमें, कन्नौज वाले में, अयोध्या वाले में, सब मामलों में जो है इनके डायरेक्ट कन्नौज, इनके अयोध्या, प्रत्याशी, इनके वो नजर आ रहे कुशीनगर, हैं। उधर आपका वो भदोही, भदोही हाँ, में भदोही उनका वाला, वो वो जो लड़की, वो नौकरानी मार दी उन्होंने वो। हाँ, वो लड़की की लाश निकली, वो सारे के सारे जो है, जहां भी जितने बड़े बड़े अपराधी हैं वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के ही निकल रहे हैं। ऊपर से समाजवादी पार्टी वाले वहां धमकियां देते भी घूम रहे हैं। तो धमकियां देते जब घूमेंगे तो अब लोगों को फिर से याद आ जाएगी कि हाँ साहब, समाजवादी सरकार आएगी तो कैसी होगी। नहीं, वो तो याद दिला रहे हैं कि तुमने जो है 37 सीटें हमें दे के बहुत बड़ी गलती की, और आगे ये गलती करी तो देख लो क्या होगा। उन लोगों को रिमाइंड करा रहे हैं कि जस्ट टू रिकॉल कि हम क्या हैं। और मतलब इसमें बड़ा ये एक लोचा जो है प्रदीप जी ने कर दिया। प्रदीप सिंह जो अपने प्रदीप यूट्यूब पे सिंह आते जी हैं। को तो गालियां पड़ रही हैं आजकल। आपने नहीं देखा नहीं, नहीं नहीं नहीं, समाजवादी वाले गालियां, पार्टी वाले कितनी गालियां दे रहे साहब हैं उनको। गालियां नहीं पड़ रही हैं। कल बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल है, उससे बाकायदा उस वीडियो क्लिप को जारी किया गया जिसमें अखिलेश यादव ने ये बात स्वीकार की है। वो रवीश कुमार के प्रोग्राम में आया था एनडीटीवी के, उसमें कही थी उसने ये बात। और उन्होंने तो दोनों क्लिप जोड़ दी, प्रदीप जी वाली भी है और वो वाली भी, दोनों को जोड़ के दिखा दिया कि झूठ थोड़ी बोल रहे हैं प्रदीप जी, तुमने खुद स्वीकार किया है ये बात। तो उसमें क्या गलत है? प्रदीप जी तो सही बोल रहे बिल्कुल। भाई, उत्तर प्रदेश का कौन व्यक्ति नहीं जानता है, और जी इससे यह सिद्ध होता जा रहा है कि इनको ये जो सीटें मिली हैं वो कोई इनकी वजह से नहीं मिली हैं, वो भाजपा की बेवकूफियों से मिली हैं। जी बिल्कुल और सही बात। यदि आप योगी जी को आगे रख के उनके हाथ में कमान लेके चलोगे तो इस तरह की बेवकूफियों की आगे कोई गुंजाइश है नहीं। और वो योगी जी दिखा रहे हैं, वो एक दिन भी, यानी जिस दिन परिणाम आया है उस दिन भी बैकफुट पे नहीं थे, आज भी बैकफुट पे नहीं है। वो लगातार इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं और ये लगातार गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। हाँ, सही बात है। योगी जी तो अपने यूपी के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे उन्हें चलना ही है आगे। वो तो मेन तो उनका 10 सीटों का उपचुनाव है जो फिलहाल उसी पे फोकस है। और एक जो नैरेटिव नेशनल लेवल पे बनाया जा रहा था योगी जी वाला, तो इसमें एक बहुत बड़ी लॉबी है। मैं आपको बताऊं कि योगी जी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है, जैसे चर्चा आई थी ना कि भूपेंद्र चौधरी को नहीं हटाया और कई लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी लॉबी ने जो है ये नैरेटिव भी बनाया है और हाईकमान को कन्विंस भी किया है इस मुद्दे पे कि साहब, हम जो चुनाव हारे हैं जितने सीटों पे, वो सब पिछली बार बड़ी नैरो मार्जिन से जीती हुई सीटें थी। और चूंकि जगह जगह ठाकुरों ने और क्षत्रिय सभाएं हो रही थी क्षत्रिय समाज की, और बायकाट हो रहा था, क्षत्रिय समाज बीजेपी का वोटर था, तो वो बड़ा एग्रेसिव वोटिंग करते हैं, एक बार इधर तो एक बार उधर। तो उनका ये कहना है कि भाई क्षत्रिय समाज की बैठक हो रही थी तो योगी जी ने इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, वो भी तो क्षत्रिय समाज से ही आते हैं। जब आपने यही कह दिया कि एक तरह से है कि योगी जी को हम हटा देंगे 400 सीटें मिलने के बाद में, तो उत्तर प्रदेश आपको 400 सीटें क्यों देता? सीधी सी बात। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, योगी इज नंबर 1। और ये आपको भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड को, मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश में तो बाबा ही बाबा है। आप भी हैं, वो बाबा आपका नाम सदैव लेते हैं, कभी आपकी अवज्ञा नहीं की उन्होंने। लेकिन ये जो अंदर अंदर जो उनको काटने का जो प्रयास चलता रहता है, इसको तो अब यार मेरे ख्याल से तो अब भूल ही गए हैं। अब उनकी स्थिति भी नहीं है कि वो बाबा के साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर सकें। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और योगी जी का तो 2027 तक का मामला बिल्कुल साफ है, इस बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। और सोचना भी इसमें जो है वो गुनाह ही है। ये तो क्या है कि आप इस तरह की बातें करके विपक्ष वालों को मौका दे देते हैं। तो बताइए ना, अब ये जो अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे हैं मोहन भागवत से, वो क्यों पूछे? उसे लग रहा है कि अच्छा, आरएसएस में और इसमें
अरे आपने उस दिन जनता की अदालत लगाई थी ना सैटरडे में, उसने 5 सवाल पूछे हैं मोहन भागवत से, हाँ आप पूछे पढ़ना उनके। पूछे हाँ पूछे देखे थे हाँ मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो उसने वो क्यों कह रहा है, पहले उसने योगी वाला बात कही थी चुनाव से, वो जब बीच में आया था कि भाई योगी जी को नहीं बनने देंगे, ये अमित शाह को बना देंगे। और अब वो ये कह रहा है कि ये मोहन भागवत से मैं 5 सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये क्यों करने दे रहे हैं इन्हें, ये क्यों करने दे रहे हैं, और 75 साल पे अडवाणी जी रिटायर हो गए थे, ये क्यों नहीं हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना हुआ। वो क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि मैसेज ये गया है कि जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो संघ और बीजेपी के बीच में ठीक नहीं चल रही है, खासतौर से मोदी जी का और मोहन भागवत का कम्युनिकेशन बड़ा खराब है, और जेपी नड्डा से लेकर बातचीत नाराजगी है। वो इसलिए तो कह रहा है, वो घाघ आदमी है, उसने कही ऐसी बात, वो जेल में तैयारी करके आया पूरी कि आऊंगा तो बाहर इस तरह की बात कहूंगा। यही तो नैरेटिव इस उसने मामले पहले चला दिया था। इस मामले में तो मास्टरपीस है उसके। बिल्कुल। जो उसने 11 मई को जो स्टेटमेंट जो दिया था, हाँ अमित के साहब, अमित शाह हाँ वही तो। प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी को हटाएंगे, हाँ उसका जो पार्ट 2 था, उसका इफेक्टिव काउंटर न करने के कारण, इफेक्टिव क्या, उसका काउंटर न करने के कारण एक हाँ, तरह वो से उन्होंने मोदी जी वाला तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन योगी जी के बारे में कोई बोला नहीं। बोला नहीं, तो एक तरह से उन्होंने मान लिया कि हाँ योगी जी को हटाएंगे। उसी दिन इनका जो है वो 400 वाला फ्यूज हो गया, क्योंकि जनता को लगा अच्छा योगी जी को हटाएंगे। भाई जो हिंदूवादी जो तबका है बहुत बड़ा, और एक तरफ से आपको पता है कि साहब की थोड़ा बहुत रोष है क्षत्रियों में, उसके बाद भी आप क्या सोचते हैं भाई? ये सही बात। भारतीय जनता पार्टी ये सबकी साझा पार्टी है ना। इसका जो ये मोदीकरण किया गया है वो लोग बहुत अधिक पसंद नहीं करते हैं। लोग उनको अपने जो जो उनका वोटर है उसका मानस समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हाँ भारतीय जनता पार्टी का जो वो वोटर है हिंदू, वो अपने घर में भगवान राम का भी चित्र रखता है, भगवान शिव का भी रखता है, भगवान कृष्ण का भी रखता है, माता का भी रखता है, और सबकी एक समान उसमें पूजा करता है। उसको ये कह दो कि नहीं यहाँ तो केवल हाँ शिव ही रहेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ यही हुआ साहब कि पहले जो है वो भाजपा में कहा ना यहाँ तो एक ही देवता है, उनका नाम मोदी है। भाजपा में ये चीज हिंदू जनमानस को स्वीकार नहीं है। आपने देखा कि भाई अब की बार भाजपा सरकार से, हाँ, अब की बार 400 पार, और अब की बार मोदी सरकार कैसे हुआ? और योगी थोड़ा योगी जी बहुत। को लेकर अभी, योगी जी को लेकर अभी एक चीज और भी मेरी समझ में नहीं आ रही कि अभी जो हम्म। चुनाव कैंपेन हुआ, उन्होंने हरियाणा में तो सभा कर दी है एक दो, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं भेजा इन्हें, पता नहीं क्या चक्कर है। अरे साहब कोई उनको वहां मुसलमानों के वोट चाहिए ना। आपने देखा नहीं हो मुहर्रम में और ईद में सिलेंडर देंगे, दिवाली में नहीं देंगे। जम्मू वम्मू रीजन में तो कराते साहब, वहां तो हिंदू ही जिताएंगे आप तो। तो उन्हें उनको जो मांग है मान के बैठे हुए हैं कि वो तो हमारे ही हैं, हम ही देंगे मजबूरी में, वहां कांग्रेस के पास चले गए तो फिर क्या होगा। अभी देखिए जिनके तुष्टीकरण में लगे हुए हैं ना, एक सीट नहीं मिलने वाली इनको वैली में, रिकॉर्ड मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ। उन्हें 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 सिलेंडर चाहिए ही नहीं है। मैं तो तमाम जो उन्होंने कहा सिलेंडर। पत्रकार वहां कवरेज कर रहे हैं, जो उनके सामने मैं देख रहा हूं, उनको तो एक ही कहानी है कि 370 क्यों हटा दी, 370 क्यों हटा दी। एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं सब लोग कि साहब इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 के बाद यहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ गया है और लोगों के काम धंधे रोजगार चल निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वो शैला राशिद सुशांत सिन्हा के उसमें आई थी पॉडकास्ट, तो उसने ये कहा कि मेरे से कुछ लोगों ने ये कहा कि आप लोग वैली में चुनाव क्यों करा रहे हो, मतलब आप लोग से मतलब अब लोग उसे बीजेपी की तरफ मानने लगे शैला राशिद को। तो वो कह रही है कि वो यूं कुछ बिजनेसमैन मुझे जम्मू कश्मीर के ये कहते हैं कि आप लोग चुनाव क्यों करा रहे हो, अभी तो हमने काम धंधे अपने चलाने शुरू किए थे, अब आप चुनाव करा दोगे फिर यही अब्दुल्ला और इनकी मुफ्ती की सरकार बन जाएगी। तो वो उसका दूसरा पहलू ये भी है। और वहां पे जितने भी हैं घाटी के, जितने भी मैं वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ,
वो सब उनका एक ही सेंटिमेंट है कि बीजेपी ने जो भी करा उनके लिए नुकसान में ही करा, चाहे आप वहां कितना भी डेवलपमेंट करा लो, वही कहानी है जैसे यूपी में कि साहब मुसलमानों को कितने भी आवाज दे दो वोट नहीं देगा आपको, तो वहां तो कहानी वही रहने वाली है। ये जम्मू में कुछ कर लें तो कर लें, घाटी में कुछ नहीं होने वाला। वहां इल्तिजा मुफ्ती तो 25 कह रही है सीटें, कि हाँ, इल्तिजा मुफ्ती तो 25 कह रही है सीटें कि आ वहां जाए तो हंग बहुत बड़ी असेंबली बात है। आएगी। वो हंग असेंबली पहले ही कह रही है इल्तिजा मुफ्ती, सारे इंटरव्यू में कह रही है कि हंग असेंबली होगी, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही जोड़ तोड़ से सरकार बनेगी। और देखो आप, वैसे मुझे लग रहा है कि ये एक 2024 में जो अचानक जो ओवर कॉन्फिडेंस मिल गया इन लोगों को, वो इनके सर चढ़ गया, और उस सर चढ़ने के कारण जो है वह अलग अलग तरह की मूर्खताएं ये लगातार कर रहे हैं। जैसे यूएस में जाके राहुल गांधी कर रहे हैं और अखिलेश यादव यूपी में कर रहे हैं। या फिर आप देखिए कि वक्फ के ऊपर जो ओवर रिएक्शन कर रहे हैं ये लोग, और जिस तरह से जाके मुंबई को घेर लिया है इन्होंने, तो इससे जो है इन लोगों को क्या मिलने वाला है? नहीं, राहुल गांधी बल्कि तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। एलओपी बनने का मतलब उन्होंने मान लिया कि मैं देखिए, एक 50% तो प्राइम मैं मिनिस्टर आपसे बनेगा। आपसे मेरा ऑब्जेक्शन, जी, एलओपी क्या होता है? लीडर ऑफ ओपोजिशन। आप वो आप आपकी सुनता नहीं ना कोई, आप इसको जो है लीडर ऑफ लू ऑपोजिशन हुआ करना चाहते एल हो। ओ ओ, लू। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है एल ओ ओ, तो एल ओ ओ बोलिए ना, लू। नहीं, असल में जब कभी इसका प्रावधान आया होगा तो पहला विचार यही आया होगा कि यार ये लू रखोगे क्या इसका छोड़ने, तो इसे एलओपी बना दो एलओसी की तरह। ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए, अंग्रेजी भाषा के साथ न्याय करिए आप। ये तो एल ओ ओ है, लू। तो हमारा जो लू है, वो उसने सोचा कि हम लू में बैठ के ही पूरा का पूरा भारत चला लेंगे। तो राहुल गांधी तो बड़ा कॉन्फिडेंस में इतना कॉन्फिडेंट है वो इस समय, और जिस तरीके से उन्होंने वहां इस बार की अमेरिका यात्रा उनकी जो थी, उसकी जो स्पीच थी वो बिल्कुल अलग तरह की थी। वहां उन्होंने इस बार ये बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, सिखों को वहां जाने नहीं दिया जाता है गुरुद्वारे में, वो व्यवस्था में सब सही करा दूंगा। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि पहला ऐसा मौका है पिछले 4-5 साल में कि राहुल गांधी को अपनी किसी बात पर बैकफुट पे जाना पड़ा। वो जो वीडियो है सिखों के बारे में जो उन्होंने बयान दिया वहां पे, और फिर बीजेपी वालों ने इन्होंने हल्ला मचाया और ज्ञापन व्यापन देने निकल पड़े वो, तो उसके बाद उन्होंने पूरा वीडियो, राहुल गांधी ने पूरा वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करवाया उतना कटिंग, कि भाई जो आप बीजेपी वाले गलत प्रचार कर रहे हैं, मैंने तो ये कहा था। जबकि उसे सुनेंगे आप तो उसका मैसेज यही कहना चाह रहा है, स्पष्ट उसमें भी नहीं हो रही है उसकी बात। मैसेज तो यही जा रहा है कि वो कह रहा है कि मैं तो उदाहरण दे रहा था सिखों का, लेकिन उससे मैसेज यही जा रहा है कि भाई सिखों को वहां पे जो है केश कड़ा और वो सब पहनने की और पगड़ी पहनने की जो है परमिशन नहीं दी जा रही है। पहली बार देखा मैंने बैकफुट पे आया राहुल गांधी, वरना कभी किसी चीज का अपनी बात का स्पष्टीकरण नहीं देता। वो जो प्रिंस वाला नहीं, तो उसका एटीट्यूड स्पष्टीकरण है। भी क्या दे रहा है? वो तो कह रहा है मैंने कौन सी गलत बात कही, ये कह रहा है वो तो। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो उसने कहा ना कि मुझे मेरी बातों को सिखों के प्रति गलत तरीके से तोड़ के पेश कर रही है गलत बीजेपी। तरीके से क्या कर रहा था? जो उसने बोला, जिसको बोला उसने खुद ने ही खंडन कर दिया कि भैया मुझको तो आज तक किसी ने नहीं रोका। हाँ, और वो अलबत्ता ये उल्टा जो है, आप पंजाब में देख लोगे, गुरुद्वारा जाने वालों में जो नॉन सिख होते हैं, गैर सिख होते हैं, उनके साथ ही आजकल बदतमीजी की जाती है। उन्होंने बेचारों ने जाना बंद कर दिया। खासतौर से जो एसजीपीसी के गुरुद्वारे हैं, वहां तो खुलेआम जो है वो भिंडरावाले की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, आतंकवादियों को महिमा मंडित किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है। और ये कह रहे हैं कि साहब की उनको पगड़ी और खड़े की मनाही है। तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है ना। ये बिल्कुल। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये तो कहा जाता है। तो राहुल गांधी को तो ये विश्वास हो गया, जैसे उसने कह दिया। वो कहना तो ये चाह रहा था कि साहब हम जो है कुछ समय के बाद देखेंगे, आर्थिक वो करवाएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे, फिर समय आएगा। तो वो एक लाइन बोल गया कि समय आएगा तो आरक्षण खत्म भी किया जा सकता है। ये बात तो सब जानते हैं कि समय आने पर आरक्षण खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन बोलता तो कोई है नहीं इस बात को। उसकी बात वो पे सबसे ज्यादा मायावती रिएक्ट कर रही है। 2 दिन से हाँ, देख रहा हूं मायावती ने मायावती ने पेल के रखा हुआ है राहुल गांधी को।
उसने कहा कि भाई आप लोगों ने जो है हमारा वो नहीं आने दिया था, जो बसपा का हम वो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन की हमने SC ST की का वो लेके आए थे, आपने तो कभी सपोर्ट नहीं करा उसे, और हमेशा आपने आरक्षण का विरोध ही किया है, मंडल की सिफारिशें आपने नहीं लागू होने दी। वो डेली हमला बोल रही है उस पर। उसे तो ऐसा लग रहा है मायावती को कि दलित वोट गए बस कांग्रेस की तरफ, करेगी क्या फिर अगर वो चले गए तो। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो वक्फ के मुतालिक हुआ है, और वो ये हुआ है कि कौशाम्बी में उन्होंने 96 बीघा जमीन वक्फ से लेके और सरकार के कब्जे कर लिए। आप जो है वो अमेंडमेंट लाइए या ना लाइए, योगी बाबा अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो वो सारी जितनी भी फूड और ड्रिंक्स की जितनी भी दुकानें हैं उसके ऊपर उन्होंने एक्ट के अंतर्गत, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत वो कंपलसरी कर दिया है, सारी सब पे जब लगाएंगे ही लगाएंगे, आपको लगाना। हाँ, ये वो तो तो काम हो रहे हैं। तेरे वो तो लड्डू वाला जो मामला हुआ है उसके बाद उसके संदर्भ में किया है उन्होंने। तो हाँ, वो तो लड्डू वाला भी मामला है, और एक और बड़ा मामला आज हो गया, वो आपने देखा होगा कर्नाटका में। नहीं, क्या हुआ है? मैं देख तो रहा हूँ DK शिव कुमार ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। कर्नाटका में जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो जमीनें ली थी सिद्धरमैया अच्छा, की पत्नी सिद्धरमैया ने, वाली। हाँ हाँ हाँ। सिद्धरमैया वाली पत्नी में, तो उसका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नर ने दिया था। हाँ, दिया प्राइवेट था। आदमी ने मांगा था प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, गवर्नर ने वो दिया था, उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने आज वो पिटीशन सिद्धरमैया की डिसमिस कर दी, और ये कहा कि भाई ये तो चलने लायक है, पिटीशन डिसमिस्ड। और ये गवर्नर ने पूरा माइंड उसमें अप्लाई किया है, इसमें कोई किसी तरह की सैंक्शन में कोई गलती नहीं है। अब जो है वो लोग कह रहे हैं वेल डन DK शिव कुमार। अच्छा, वो लोगों ने DK शिव कुमार से जोड़ दी। तभी मैं कह रहा हूँ कि सिद्धरमैया के साथ DK शिव कुमार भी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, दोनों चल रहे हैं साथ साथ ही। तो वो वेल डन DK शिव कुमार जो है इसमें चल रहा है। हाँ, और वो भी बड़ा हॉट हो गया ना मामला इनका, शैलजा वाला भी वहां का, हरियाणा का, वो भी खूब चल रहा है। दलित विरोधी कांग्रेस और ये सब भी खूब चल रहा है। शैलजा को सीधे खट्टर साहब ने ऑफर दे दी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आ जाओ, तो मामला गड़बड़ हो गया वहां पे। अब ये तो देखिए, हरियाणा में अक्सर जाट्स वर्सेस ऑल अदर्स हो जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव में ये नहीं हुआ, तो कांग्रेस की 5 सीटें आ गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि हुड्डा साहब इसको वापस जाट्स वर्सेस ऑल अदर्स करने पर आमादा है। नहीं, असल में हुड्डा ये चाह रहे हैं कि बड़ी मेजोरिटी नहीं आनी चाहिए पार्टी की, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं, हुड्डा ये चाह रहा है कि अगर जैसे कह रहे हैं ना लोग के 65 सीटें आ रही हैं, 70 सीटें आ रही हैं, हुड्डा ये चाह रहा है कि वही 45 46 47 के आसपास अटके गाड़ी, तब हुड्डा की वैल्यू बनेगी। अगर देखिए आप मानिए, अगर आप 70 सीट आ गई तो फिर हाईकमान कहेगा यार जिसे हम कहेंगे वो CM बनेगा, हुड्डा नहीं बनेगा। आप समझिए इस आप बात को। 2009 में थे, 2004 में यही हुआ था ना, 65 सीटें आ गई थी, और भजनलाल को हटा दिया था जब 65 सीटें आ गई तो। हाँ, तो ये हुड्डा ही तो बना था जब 2 बार CM रहा था, यही तो था। तो भजनलाल उसमें को क्या हटा होता के है कि हुड्डा को बना दिया। उसमें क्या होता है कि अब जब कम आती है ना, कि जोड़ तोड़ से सरकार बनानी है, तब फिर हुड्डा की वैल्यू बढ़ जाती है कि यार ये मैनेज कर लेगा, यार ये कर लेगा, ये कर लेगा। और इसके पता लगा 45 जीत का है तो उसमें से 32 हुड्डा के हैं, क्योंकि उसने 72 टिकट अपने रखे हैं और 12 78 बोल टिकट, रहे हैं लोग तो। पता नहीं, मुझे तो पता लगा 72 इसके हैं, 12 शैलजा के हैं, और बाकी 5-7 जो है इनके सुरजेवाला वगैरह किसी के कहने से दिए हैं, ये जो बताया गया। ये बात 72 हुड्डा के हैं। तो वो उसकी कोशिश यही है कि ये जो बाकी वाले हैं ये कम से कम जीतते हैं और मेरे वाले मैक्सिमम जीत के हैं। तो वो हुड्डा बिल्कुल नहीं चाह रहा कि एकदम प्रचंड बहुमत आ जाए। शैलजा नाराज होती है तो होती रहे, क्योंकि दलित, देखिए दलित वोट सबसे ज्यादा है हरियाणा में, अगर कैटेगरीज वाइज देखें तो वो ये, अगर सीधा एकदम एक तरफा मामला हो जाएगा ना तो फिर
शैलजा के लोग भी जीत जाएंगे, सब लोग जीत जाएंगे, तो उसमें हुड्डा के लिए परेशानी होगी। वो दीपेंद्र को जो है इस बार सीएम बनाने के प्लान में, कि किसी भी तरह सरकार बने तो दीपेंद्र को जो है प्रोजेक्ट कर दिया जाए। लास्ट चुनाव है, हुड्डा इस तरह से लड़ रहे चुनाव अपना, खुद तो लड़ नहीं रहे। खुद लड़ रहे हैं ना, गढ़ी सांपला से नहीं लड़ रहे क्या? अरे हाँ, खुद लड़ रहे हैं। वो दीपेंद्र नहीं लड़ रहा है, वो तो लड़ दीपेंद्र रहा नहीं है। लड़ हाँ ना, दीपेंद्र नहीं, जो खुद दीपेंद्र ही को तो बनेगा। रिजाइन कराना पड़ेगा लोकसभा से। नहीं, शैलजा को टिकट नहीं दिया, शैलजा लड़ना चाहती थी, शैलजा को टिकट नहीं दिया। शैलजा का मुझे नहीं लगता कि शैलजा का कुछ होगा वहां, हुड्डा होने नहीं देगा साहब वहां, तो हुड्डा की चलेगी, शैलजा का कुछ नहीं होने वाला है। अब तो सुना है कि कल हाँ राहुल वो गांधी ने शैलजा से बात की है, और हाँ। शायद 1-2 दिन में वो कैंपेन भी शुरू कर रही है अपना, वहां जाने वाली है। अभी तो ये पता लगा है, 10-11 दिन से राहुल तो गांधी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछ ही नहीं रहा। पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि शायद एक आध रैली भी कोई हुई है। नहीं, कश्मीर में तो गया था राहुल गांधी, यहाँ का हरियाणा का ध्यान नहीं पड़ रहा कि कोई रैली की है नहीं अभी। उसे जरूरत ही नहीं है, हुड्डा को अपने आप ही मैनेज कर लेगा। और अब की बार हुड्डा को एक ये भी विश्वास हो गया है कि सारा जाट उसकी तरफ आ रहा है। जाट अब की बार एक तरफा तो जाट तो कांग्रेस पिछली की बार भी तरफ। था, जाट तो पिछली बार भी था। अच्छा, जाट जेजेपी नहीं, में भी गया था पिछली बार। हाँ उसमें भी चला जाता है, और इसके अलावा थोड़ा सा बीजेपी को भी कुछ जो शहरी टाइप के जाट हैं वहां पे, वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार तो बता रहे कि सब एक तरफा कांग्रेस ही हो रहा है। ये जेजेपी के बारे में तो कई लोगों ने ये तक कह दिया कि इनका तो खाता भी नहीं खुल रहा, एक भी सीट आती हुई नजर नहीं आ रही। पिछली बार तो 10 सीट आ गई थी एक झटके में इनकी, INLD, और इनका तो खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो फिर अभी तक तो मुझे तो कांग्रेस ही आगे दिख रही है वैसे तो। हाँ नहीं, अभी तक तो यही कह रहे हैं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो पत्रकार वहां के बात कर रहे हैं जिस तरह से, तो उसमें तो कांग्रेस का ही एज है। और बाकी आपके पत्रकार बंधुओं के हाल चाल है? पत्रकार आजकल बंधु शांत बैठो। मजे से हैं। वो तो आपके अशोक श्रीवास्तव जी ने एक दिन धरना प्रदर्शन किया था, बाकी तो सब अपना मजे कर रहे हैं, शांत बैठे हैं। अरिजीत अंजुम वगैरह वो सब हरियाणा के चुनाव में लगे हुए हैं। अजीत अंजुम को तो अमेठी के चुनाव से ये गलतफहमी होगी कि वो चुनाव जिता सकता है, हरा भी सकता है। वो तो हरियाणा छोड़ने का ही पीछे वो नहीं ले रहा है नाम। वो एक कॉमेडियन आदमी मिल गया था उसे कहीं पार्क में घूमता हुआ, मिगलानी साहब, एक वो दवाई ववाई बांटते हैं वहां जींद में, तो उसका वीडियो चल गया 6-7-8 लाख। वो दोबारा पार्ट 2 बनाने के लिए वहां गया, उसके पॉलिटिकल वीडियो किसी ने देखे नहीं, कि ये देखिए मिगलानी साहब का एक और वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा मजेदार आदमी। तो वो तो उसी में फंस के रह गए हैं। लेकिन एक इन सब के बीच में जो है वो कलकत्ता वाला जो बिल्कुल आपने ठंडा पड़ राजदीप का गया लेटेस्ट मामला। किस्सा नहीं सुना क्या? कौन सा? राजदीप का लेटेस्ट किस्सा नहीं सुना? नहीं, कौन सा? किसे आप लेटेस्ट मान रहे हैं? अरे भाई, राजदीप में वो मणिपुर वाला जो MLA था ना, जो घायल होके यहाँ एम्स में भर्ती हो रखा है, तो उसका इंटरव्यू किया जाके नहीं, उसने, और बड़ा वो मैंने वहां नहीं पे सुना। जाके उसने रोने का नाटक किया राजदीप ने। अच्छा, और हाँ, ये तो रोने का, बाकायदा रोने का नाटक किया। और उसके इतना बाद भावुक फिर हो उस, गया। अरे भावुक हो क्या गया, आगे तो सुनिए। हम्म। और 3 करोड़ रुपए का बिल भेजा, और कह रहे हैं कि साहब की उसको बीजेपी के जो सबसे बड़े वहां के हैं करता धरता मणिपुर के, उन्होंने बाकायदा 3 करोड़ रुपए का उसको पेमेंट किया इस नाटक के लिए। ये तो चर्चा है, बता रहे हैं पूरी दिल्ली में। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। कौन सा मामला तो ये? अब मैंने, आप मेरी सुन जानकारी लीजिए, नहीं। मुझसे सुन लीजिए। हम्म। अब आप देखिए, नहीं आप तो थोड़ा रोइए। वो 3 करोड़ रुपए क्यों देगा? उसका क्या फायदा है इसमें? मतलब क्या वो दिखाना चाहते हैं उससे? वो कि वो आपने कुछ मतलब बीजेपी उसके विधायक का इंटरव्यू लिया, बस इसी बात के पैसे ले लिए? रोया, देखिए, रो के भावुक हुआ। वो हुआ कि देखिए मणिपुर में कितना गड़बड़ हो रहा है, और जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जनता ध्यान नहीं दे रही है, पब्लिक भारत की ध्यान नहीं दे रही है मणिपुर के लिए।
ये इतना बड़ा नैरेटिव बनाया उसने। आप भी थोड़ा सीखिए, थोड़ा सा रोइए वोइए कभी, तो हो सकता है कोई दे नहीं साहब, आपको। नहीं साहब, हमने तो कलकत्ता पे रोने की कोशिश की थी। कलकत्ता की खबरें ही जो है वो मीडिया से बाहर हो गई हैं। पिछले एक हफ्ते से कोई इस पे वीडियो भी नहीं बना रहा है। कलकत्ता में क्या हुआ, वो डॉक्टर लोग बस अपना ममता बनर्जी के सामने, ममता बनर्जी ने उन्हें मान मना लिया और कहानी खत्म हो गई वहां की। तो बीजेपी वाले भी घर बैठ गए जब उन्हें हाईकमान से ये मैसेज चला गया कि भैया कुछ नहीं होगा, चुनाव में करना है जो भी करना चुनाव में करना, अब कुछ नहीं होगा, तो वो भी मामला ठंडा हो गया। क्या करा जाए, हम लोगों की कहाँ सुनते हैं ये लोग, तो अपनी मनमर्जी करते हैं। मास्टर प्लानर हैं सब लोग, कौन सुन रहा है आप किसी को? आप तो कम से कम अब आपको लड्डू तो शुद्ध खाने को मिलेगा ना। मैंने तो साहब वो अशुद्ध लड्डू भी कभी नहीं खाया। मैंने तो तिरुपति का, मैंने उस मंदिर का प्रसाद कभी खाया ही नहीं है। ये पता नहीं क्या इस इश्यू को जो है अब इसमें इन्होंने क्यों उठाया है। ये इश्यू चुनाव से पहले उठाते तो कुछ बात होती, अब क्या इससे फायदा उठाएगा, क्या करवा लो इसमें, अब ये कुछ होने वाला तो है मेरे नहीं है। विचार से ये अगला जो है ना, देखिए जो 3-4 मुख्य मांगे जो रही हैं हिंदुओं की, एक तो वक्फ बिल वाला है, एक ये मंदिर वाला है। मंदिर वाला जो है, हाँ मंदिरों को हाँ फ्री हाँ, कर दे। मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से, पॉलिटिकल कंट्रोल से बेसिकली फ्री करो आप। हाँ ठीक है, सही है, तो रेगुलेशन बात रखो, सही है। रेगुलेशन रखने में कोई बुराई नहीं है, आप रेगुलेट करो हाँ उसको। लेकिन ये जो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट कंट्रोल है उससे आप उसको फ्री करो, जिससे कि कम से कम जो है वो हिंदू जो परंपराएं हैं उनका अपमान न हो, जैसे कि होता है, आप देखते हैं वहाँ तमिलनाडु में विशेषकर से। और जो इसमें दिखा कि किस तरह से था वो क्रिश्चियन सीएम जो है वहाँ मंदिरों की परंपराओं को तोड़ के वहाँ जा रहा है, वहाँ दर्शन कर वहां रहा तो है। बताते हैं कि उसके मैनेजमेंट में बहुत सारे क्रिश्चियन रखवाए इसने, तो जगमोहन ने। मैनेजमेंट में क्रिश्चियन रखवा के, वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं ना, जिनका नाम हिंदू होता है और वो होते हैं हाँ एक्चुअली क्रिश्चियंस है, इस तरह के लोग हाँ उसने दुनिया भर के उसमें रखे। और वो कल पढ़ रहे थे, कल एक डिबेट चल रही थी इसके ऊपर, वो मैं देख रहा था कि भाई जो बोर्ड है उसमें लगभग 100% जो लोग हैं उसमें, वो इक्का दुक्का छोड़ दें तो सब पार्टी मेंबर्स हैं। और उसमें 90% रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं, एक कोई और मेंबर है तो वो बीजेपी का है, कोई तो और मेंबर है वो वो तो सर होना ही टीडीपी है। का। दरअसल क्या है कि वो जो उन्होंने टीटीडी, वो जो उसका जो ट्रस्ट बनाई हुई है, उसका जो चेयरमैन है वो तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वहां पे। हाँ, तो वो सबको तो गवर्नमेंट होनी ही अपॉइंट है। करती है, वो सारे जब मेंबर्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट अपॉइंट करती करेगी तो वो गवर्नमेंट के सरकार के लगेगा। पहले वाईएसआरसीपी की थे, अब टीडीपी वाले बन जाएंगे उसके। तो ये पिछले वालों पे लांछन लगा रहे हैं। ये तो लेकिन मजा आप तो ये देखिए ना संजय जी, कि जो मुझे जानकारी मिली, जो मैंने उसके बारे में जिस दिन वीडियो बनाया और उस पर मैंने रिसर्च की, तो उसमें मुझे ये पता लगा वो तो सबसे रिच वो है यहाँ का। और इवन वर्ल्ड के जितने भी धार्मिक वो हैं संस्थान, धार्मिक स्थल हैं, उनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है यहाँ वर्ल्ड में। दूसरे नंबर पे है ये, शायद मक्का वगैरह वगैरह के बाद में शायद दूसरा है इसका नंबर। और इसकी प्रॉपर्टी, जितना बैंकों में एफडी जमा है, जितना गोल्ड जमा है, मैं तो पढ़ के चौंक गया कि बताइए, इस पे तो इस पे से सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि नियंत्रण हटे। कल को अगर आप हटवाने लगोगे, ये चंद्रबाबू नायडू ही विरोध करेगा इसका, क्योंकि इससे सब पैसा कमा रहे हैं, माल कमा रहे हैं। सबने अपने वहां ठेके लिए हुए हैं, किसी ने बाहर दुकानें बनाई हुई हैं, किसी को खाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, किसी को क्लीनिंग का मिला हुआ है, किसी का मिला हुआ है, तो सब लोग कमा रहे हैं। और उसका एक गूगल पे मैप शेयर किया किसी अरे ने, जहां वो इसी मंदिर है तरह के, उसके आसपास चर्च बन गए हैं 4-5 किलोमीटर में सारे तरफ। नहीं तो फिर जामा मस्जिद को क्यों नहीं कंट्रोल करते, उसमें भी तो बहुत पैसा आता हाँ है। हाँ, वही तो बात कह रहे हैं हम, वही तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी सरकारी, जो वहां की जो सरकार होगी कोई, वो नहीं चाहेगी कि उसे उस मंदिर को जाने दे। मेरा तो मानना है कि वो स्टेट में शायद रेवेन्यू उसका कलेक्ट करने का सबसे बड़ा अड्डा है, और आपको एक उसकी बताता आड़ हूँ, में वो जी। ये जो अजमेर है ना, अजमेर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट बना हुआ है, हम्म ठीक है साहब। हम्म और उसी एक्ट में लिखा हुआ है, अजमेर दरगाह एक्ट बना हुआ है, उसी एक्ट में लिखा हुआ है
कि जो भी चढ़ावा आएगा उसका क्या उपयोग होगा, वो चढ़ावा देने वाला जैसा बोलेगा वैसा होगा। अच्छा, जो दे के गया। जो दे के गया वो यूज इंडिकेट करेगा चढ़ावे का, उसी हिसाब से उस चढ़ावे का उपयोग होगा। और एक उसमें जो है सरकार का जो बैठा हुआ है, जिसको बोलते हैं नाजिम बोलते हैं शायद उसको, और लेकिन जो वहाँ के जो चिश्ती हैं, असली कब्जा उनका ही रहता है। वो जो उनका वो नाजिम या दीवान जिसको बोलते हैं, उसको वो तिगनी का नाच नचाते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि वो एक्ट तो बना हुआ है, लेकिन वो एक्ट जो है वो मुसलमानों के फेवर में ज्यादा है। जो सरकार का अपॉइंटी है, जो दीवान बोलते हैं जिसको, वो केवल फिगर हेड है वहां का। लेकिन जो नहीं तो वहां लोग बताते हैं कि भाई हमारा किस में यूज करना है, बताते हैं, लोग कहते हैं। ये एक्ट में लिखा हुआ है साहब। नहीं तो कभी लोगों ने उसका फायदा उसका तो लोग उठाते ही है ना। वो सारे के सारा अच्छा जो चढ़ावा वढ़ावा है वो सब ये चिश्ती विश्ती ले जाते हैं, सरकार के खाते में नहीं जाता कुछ भी। अच्छा, मतलब वो उसमें ये दिखा देते हैं कि साहब इसने इसके लिए कहा, और इसने उस उसका काम जो के भी लिए कहा। उपयोग है वो मुस्लिम हितों के लिए ही होता है। मदरसों वदरसों को दे देते होंगे, और क्या। वो जो भी वो करें, वो जो कुछ करेंगे वो सब मुस्लिम हितों के लिए होगा। और जगन वहां चर्च वालों को दे रहा था। एक किसी ने गूगल मैप शेयर किया है उसका, तिरुपति मंदिर का। उसके आसपास 3 या 4-5 किलोमीटर का जो वो है ना, जिसमें फ्लैग्स लगे दिखाई देते हैं, मैंने गिने हैं 11 या 12 चर्च बने हुए हैं उसके चारों तरफ। मंदिर के आसपास 2-3 किलोमीटर के दायरे में 11 या 12 चर्च उसने मार्क करके दिखाया कि इतने चर्च बने हुए हैं। सबको माल यहीं से आमदनी हो रही है। कौन चर्च वर्च में कौन चढ़ावा दे रहा है? हिंदू है अपना, बाहर है पैसे, पता नहीं कहां से बाहर से आते हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए दे जाते हैं लोग, विदेश से आते हैं, और इस्तेमाल हो रहा है सारा हिंदुओं के खिलाफ ही। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर 2029 का करना है तो हिंदू हितों की रक्षा करने का इनको न केवल संकल्प, इनको पूरा कार्य करना पड़ेगा। ऐसे जो ये करते रहे 2019 से 24 के बीच में, बल्कि 2019 में तो फिर भी किया इन्होंने, भाई 370 हटाया और सीए लाए, लेकिन उसके बाद जो है वो ऐसे शॉक में गए कि बाकी 4 साल कुछ किया ही नहीं हिंदुओं के नाम पे। और ये ऊपर से जगन का तो पूरा सपोर्ट लेते रहे, जगन को तो बढ़ावा जगन इन्होंने का पूरा ही सपोर्ट दिया। लेते रहे, और हमारे नड्डा जी जो है वो, उन्होंने तो कह दिया कि साहब कि बीजेपी का अर्थ भगवान नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? बाद नड्डा में जी तो कह दिया कि कहते हैं। हमको आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। अब आरएसएस के आगे पीछे घूम रहे हैं। हाँ तो वो फिर इसलिए तो केजरीवाल आ, 5 सवाल पूछ रहा है इनसे। वो पूछ रहा है, सही पूछ रहा है वो। अगर आरएसएस जो है वो बीजेपी से अलग हो जाए, आप ये समझ लीजिए कि जो कोर वोट है इनका 20-22%, उसका आधा चला जाएगा। कहते भाई हाँ, ठीक है, हम घर बैठ जाते हैं, फिर क्या करेंगे नहीं ये? ऐसा हुआ भी है उत्तर प्रदेश में। अब की बार तो यही हुआ है, मेन बताते हैं कि किसी ने वोट निकलवाया नहीं घर से। ये तो बात कई बार सामने आ चुकी है कि भाई ठीक है, तुम अपना करो, अपने आप टिकट बांटो, अपने आप जीत लो, हम क्यों तुम्हारे लिए धक्के खाएंगे जब तुम सुनते नहीं हो हमारी। तो ये स्थितियां चल रही हैं, तो ठीक है, तो फिर इस स्थितियां इस तरह से चलाएंगे तो फिर समस्या तो आने ही वाली है ना। लेकिन ये एक चीज समझ में नहीं आई। आज संजय सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसने भजनलाल पे बड़े आरोप लगाए राजस्थान के। उसने कहा हमारे कि जो भजनलाल, शिंदे और भजनलाल, दो लोगों के दम पर जो है ये मोदी सरकार जो है, पता नहीं क्या क्या, अडानी क्या क्या कह रहा था वो, कि ये बहुत खेल करा रहे हैं दोनों मिलके। भजनलाल का नाम लिया उसने, राजस्थान के सीएम। एक नाथ शिंदे और और भजनलाल शर्मा। भजनलाल, हाँ, कि इन दो के माध्यम से जो है वो मोदी जी जो है अपने लोगों का भला करा रहे हैं। जब कैसे कैसे कहानी बता रहा था, बहुत, मैंने पूरा नहीं सुना उसका, लेकिन वो अडानी अंबानी वगैरह यही सब इनकी कहानी कर रहा था, बिजनेस लॉबी के अच्छा, सब बातें कर रहा था। नहीं तो अब हमारे यहाँ तो सब कुछ ऊपर से ही होता है, ऐसा बताते हैं लोग। यही तो कह रहा था वो भी, यही तो कहना चाह रहा था वो। ये तो है।
तो बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ, आप तो कह भी रहे थे कि पर्ची आती है यहाँ तो। लोग तो कहते ही है पर्ची वाली सरकार इसको। ये तो यहाँ बड़ा मजाक चलता ही रहता है इस तरह का, ऐसी बात नहीं है। वैसे जो ये बीजेपी वालों ने नए नए सब सीएम बनाए हैं ना, ऐसा मजा तो आ नहीं रहा कायदे से। अगले चुनाव में बीजेपी को इनका कहीं नुकसान ना हो जाए। कोई किसी में मुझे तो साफ फायर नजर आई नहीं। वो एक वो थोड़ा सा मोहन यादव तो कभी कभी कर देता है, मध्य प्रदेश वाला। मोहन बाकी यादव तो थोड़ा है। छत्तीसगढ़ वाले और आपके भजन लाल और ये सब मामला जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि वो गांव की भाषा में कहते हैं ना कि माठे बैल हैं वो। बैल मतलब जो कमजोर बैल होता है ना, उसके कंधे पे जुआ टेक दिया, कुछ इस तरह की कहानी लग रही है। कहीं आगे नुकसान ना हो जाए। वो बात नहीं है जैसे जैसे खट्टर थे, खट्टर भी नए थे, लेकिन खट्टर ने फिर भी काम बढ़िया किया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल खट्टर का बहुत बढ़िया था, सरकारी विभागों में काम बढ़िया हुआ उसके टाइम में। लेकिन देखो रघुवर दास का क्या हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो ये सब कहानी वही रह जाए रघुवर दास टाइप ही, और अगली बार सब जगह नुकसान हो जाए। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।